नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक बार फिर से आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रैला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के 7 से 13 जुलाई तक की समसामयिकी। शनिवार होगा नो बस्ता डे। स्कूलों में राष्ट्रगान के बाद अब राज्य गीत भी जरूरी। छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का किया शुरुआत। पी दयानंद होंगे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदने वाला राज्य बना। छत्तीसगढ़ शासन ने की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की घोषणा। प्रदेश में 3089 गौठानें हुई स्वावलंबी। छत्तीसगढ़ में पेशा नियम के प्रारूपों को कैबिनेट की मंजूरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, मेहनत इतना करिए ना कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक का है। दोस्तों, जो किस्मत पे सर फोड़ता है ना, जो अपने असफलता का जो ठिकरा है अगर किस्मत पे फोड़ता है तो बहुत ही कायर इंसान है। आप जैसे हिम्मतवर व्यक्ति, मेहनत व्यक्ति इतना जी जान से पढ़िए, इतना धमाकेदार तरीके से पढ़िए, इतने धमाकेदार तरीके से मेहनत करिए कि एक दिन ऐसा आए जब किस्मत भी बोले ले ले बेटा ये पोस्ट तो तेरे हक का है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सप्ताह के किस दिन को नो बस्ता दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो किस दिन को मनाया जाएगा? शनिवार को नो बस्ता डे मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों, मेनली हमारे स्कूलों में क्या होता है कि मेनली हमारे स्कूलों में पढ़ाई होती है। इसीलिए पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों का ज्ञान देने के लिए, बच्चों के ओवरऑल पर्सपेक्टिव को डेवलप करने के लिए, बच्चों के पढ़ाई को और बेहतर रोचक बनाने के लिए शनिवार को नो बस्ता डे घोषित किया गया है। इस नो बस्ता डे में क्या होगा तो पढ़ाई के अलावा और भी जो मिसलेनियस एक्टिविटीज होती है उस मिसलेनियस एक्टिविटीज को इस दिन कराया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कराया जाएगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों, स्कूल में अलग अलग क्लब बनाया जाएगा, जैसे जैसे मैथ्स क्लब, साइंस क्लब, जैसे कल्चरल क्लब, और इन क्लबों के जरिए अलग अलग एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा। साथ ही और क्या किया जाएगा तो देखिए दोस्तों, साथ ही जो बच्चे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि IIT JEE नेट, ये सब जो एग्जाम्स हैं, बच्चे के जो फ्यूचर गाइडलाइंस है उसकी भी गाइडेंस इसमें बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, 2 साल के कोविड के दौर के बाद हाल ही में क्या हो रहा है, फिर से स्कूल ओपन होने जा रहे हैं। तो स्कूल तो ओपन होने जा रहे हैं, लेकिन जो अभिभावक गण हैं उनकी चिंता क्या है कि अभी भी जो कोविड है उससे कैसे हम बच्चों को सुरक्षित रख पाएं। इसीलिए जो हमारा शिक्षा विभाग है, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया है कि जो गुरुवार है हफ्ते के हर गुरुवार को क्या घोषित किया गया है कि हफ्ते का हर गुरुवार महामारी डे मनाया जाएगा। ठीक है, इस महामारी डे में मनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि इस महामारी डे के दिन बच्चों को कोविड से अवेयर किया जाए, ताकि जो भी कोविड से रिलेटेड प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वो बच्चों को सिखाया जाए। तो बच्चों को क्या सिखाया जाएगा कि कोविड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, जो भी हैबिट्स है, उसको कैसे फॉलो किया जाए ताकि अपने आप को कोविड से बेहतर तरीके से रोक पाया जाए। ये सारी चीजों का जो ज्ञान है उनको महामारी डे के रूप में गुरुवार को दिया जाएगा। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर पूछता है शिक्षा मंत्री कौन है हमारे प्रदेश के, तो प्रेम साय सिंह टेकाम जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अगर बोलेगा ये कहाँ के विधायक हैं, कौन से विधायकी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये सूरजपुर के प्रतापपुर से आते हैं। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो कोविड है तो कोविड में हमारे प्रदेश का ऐसा कौन सा गांव है जो सबसे पहले फर्स्ट डोज का 100% वैक्सीनेशन कराया था? 100% वैक्सीन कराने वाला गांव कौन सा था? तो ये दंतेवाड़ा का
रेंगानार गांव था। अगर बोलता है हमारे प्रदेश का ऐसा पहला कौन सा जिला है जो दोनों डोज लगाने का 100% वैक्सीनेशन हुआ था, तो कौन सा है 100% वैक्सीन लगाने वाला जिला कौन सा है, तो ये हमारा रायगढ़ जिला है। ठीक है। एक और बात देखिए दोस्तों, हमारे प्रदेश में एक और त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गेड़ी डे। ठीक है। अगर बोलता है गेडी डे कब मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों 28 जुलाई को 2022 को हरेली का त्योहार मनाया जाएगा। तो हर साल की तरह हरेली के त्योहार में इस साल भी गेडी डे मनाया जा रहा है। ठीक है। अगर बोलेगा कहाँ मनाया जा रहा है गेडी डे, तो हमारे प्रदेश के स्कूलों में गेडी डे मनाया जाता है। ठीक है। गेडी डे में क्या कराया जाएगा, तो हमारे प्रदेश के स्कूलों में गेडी डे के दिन गेड़ी दौड़ का कंपटीशन कराया जाएगा। ठीक है। ये इसको कराने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम अपने प्रदेश के बच्चों को जो हमारे प्रदेश की समृद्ध कल्चर है उससे लोगों को अवेयर कर पाएं, इसीलिए गेड़ी दौड़ का आयोजन कराया जा रहा है। गेड़ी डे के आयोजन में क्या कराया जाएगा कि गेड़ी आयोजन में जो गेड़ी है उसको बनाने का तरीका भी सिखाया जाएगा और गेड़ी का महत्व भी लोगों को बताया जाएगा। ठीक है। एक बात और देखिए दोस्तों, जो 7 तारीख है हर महीने के 7 तारीख को क्या मनाया जाएगा, तो हर महीने के 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। अगर बोलेगा क्यों 7 तारीख को मनाने का निर्णय लिया गया है, तो देखिए दोस्तों जो हमारा मनरेगा एक्ट है, MG नरेगा जो एक्ट है, वो एक्ट क्या बोलता है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराने की गारंटी देता है। तो इसी जो एक्ट है, लोगों का जो अधिकार है, लोगों का जो रोजगार का अधिकार है, उससे लोगों को अवगत कराने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, मनरेगा के प्रचार प्रसार के लिए हर महीने के 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन कराया जाएगा। ठीक है। अगर बोलता है जो नरेगा एक्ट है वो कब आया था, तो देखिए दोस्तों 2005 में नरेगा एक्ट आया था। अगर बोलता है लागू कब हुआ, तो 2006 में इसे लागू किया गया था। ठीक है। ये एक्ट क्या चीज की गारंटी देता है बोलेगा, तो देखिए दोस्तों ये जो केंद्र सरकार का एक्ट है वो बोलता है कि हमारे देश में जो भी ग्रामीण अंचल में रहने वाले भाई बहन हैं उनको कम से कम 100 दिन रोजगार दिवस एक वित्तीय वर्ष में देने की गारंटी ये एक्ट देता है। लेकिन जो हमारा राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ है, वो इन 100 दिनों के अलावा 50 दिन अतिरिक्त गारंटी देता है। ठीक है। ठीक है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो नो बस्ता डे है वो कब मनाया जाएगा, तो हर शनिवार को नो बस्ता डे मनाया जाएगा। ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों, महामारी डे कब मनाया जाएगा, तो हर गुरुवार को महामारी डे का आयोजन हमारे स्कूलों में होगा। अगर बोलता है शिक्षा मंत्री कौन है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे शिक्षा मंत्री है। इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जो दोनों डोज का 100% वैक्सीन कराने में सफल रहा था, तो रायगढ़ जिला ये है। ठीक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि गेड़ी डे कब मनाया जाएगा, तो हरेली के त्योहार के दिन गेड़ी डे को मनाया जाएगा। अगर बोलता है हरेली का त्योहार कौन से दिन आता है, तो देखिए दोस्तों हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हरेली है वो सावन के पावन महीने में अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है। अगर बोलता है कि रोजगार दिवस कब मनाया जाता है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, हर माह के 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है। इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे प्रदेश में कितने दिन की गारंटी दी जाती है रोजगार के लिए, तो टोटल 150 दिन की गारंटी दी जाती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में दैनिक आधार पर शुरू की जाने वाली कौन सी नई पहल है। तो देखिए दोस्तों हमारे देश के स्कूलों में कौन सा गीत गाया जाता है, हमारे देश के स्कूलों में राष्ट्रगान गाना कंपलसरी है। ठीक है। उसी तर्ज पर अब से हमारे प्रदेश के स्कूलों में क्या कंपलसरी हो जाएगा, राज्य गीत भी गाना कंपलसरी हो जाएगा। अगर बोलेगा हमारे प्रदेश का राज्य गीत कौन है, तो देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर अरपा
पैरी के धार महानदी है अपार जो गीत है वो हमारा राज्य गीत है। अगर बोलेगा हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है तो जन गण मन जो है हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। अगर बोलेगा हमारे देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो बहुत ही सुंदर वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम जो गीत है वो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। अगर बोलेगा अरपा पैरी धार के रचयिता कौन है तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ससुर जी नरेंद्र देव वर्मा जी इस गीत के रचयिता हैं। ठीक है, अगर बोलेगा जो ये गीत है वो कितने देर का है, कितने मिनट का गीत है तो देखिए दोस्तों जो अरपा पैरी के धार गीत है वो 1 मिनट 15 सेकंड का ये गीत है। ठीक है, अगर बोलेगा जो वंदे मातरम है उसके रचयिता कौन है तो देखिए दोस्तों बंकिम चंद चटर्जी जी जो कि बंगाल के निवासी थे वो इस बहुत ही सुंदर वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। अगर बोलेगा जनगण गण के रचयिता कौन है तो हम सब जानते हैं बंगाल के ही रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि जो हमारे प्रदेश का बहुत ही प्रचलित स्कूल है, हमारे प्रदेश में प्रचलित बहुत ही फेमस कौन सा स्कूल है, आत्मानंद स्कूल बहुत ही प्रचलित है जो कौन से मीडियम में चलाया जाता है, जिसे इंग्लिश मीडियम में चलाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो रेपुटेशन है, इसका जो विद्यार्थियों को जो फायदा हो रहा है उसको देखते हुए जो हमारे प्रदेश के अभिभावक गण हैं उनका बहुत समय से डिमांड क्या रहा है कि जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसी तर्ज पर इंग्लिश मीडियम कॉलेजों का भी गठन किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए सरकार क्या निर्णय ली है कि आने वाले सत्र में 2022-23 में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय लिए है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसमें जो टोटल कॉलेजेस हैं, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो कितने हैं तो टोटल वो 279 कॉलेजेस हैं। उसमें से हाल ही में अभी 26 नए स्कूलों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये अभी गाइडलाइंस नहीं आई है लेकिन संभवतः ये जो 26 नए स्कूल हैं हो सकता है इन्हीं 26 नए स्कूल को पहले इनिशिएटिव के तौर पे इंग्लिश मीडियम कॉलेज के लिए शुरुआत की जाए। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो आत्मानंद स्कूल है वो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे प्रदेश में अभी कितना है तो देखिए दोस्तों 171 अभी हमारे स्कूल में प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अगर बोलता है हिंदी मीडियम के कितने स्कूल हैं आत्मानंद के तो टोटल 32 स्कूल हमारे आत्मानंद के हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और जानिए, हाल ही में अभी प्रदेश में हमारी सरकार ने क्या अनाउंस किया है कि जो इंग्लिश मीडियम है उसकी 76 नई स्कूलें खोली जाएगी। ठीक है, कौन से सत्र से खोला जाएगा तो इसी सत्र से 2022-23 से खोला जाएगा। उसी के साथ ही हमारे प्रदेश में इंग्लिश मीडियम के आत्मानंद के कितने स्कूल हो जाएंगे तो टोटल 247 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हो जाएंगे। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि हमारे देश में 1950 में एक एनसीसी नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। एनसीसी क्या होता है बोलेगा तो एनसीसी है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, ये क्या है बोलेगा तो देखिए दोस्तों जो हमारे देश की आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, उसके यूथ विंग के तौर पे ये नेशनल कैडेट कोर काम करता है। ठीक है, तो अब तक ये क्या करता था बोलेगा तो अब तक ये जो है जो अतिरिक्त चीजें हैं, मिसलेनियस जो एक्टिविटी है उसमें ये नेशनल कैडेट कोर्प्स के विद्यार्थी काम करते थे। ये कहाँ चलता है बोलेगा तो ये हमारे देश के जितने भी स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ नेशनल कैडेट कोर्प्स काम करते हैं। ठीक है, तो अब तक ये क्या करते थे, अब तक अतिरिक्त गतिविधियों में ही ये शामिल रहते थे। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि अब से जो एनसीसी है, अब से एनसीसी को जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट के तौर पे भी करने की सुविधा दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी तो हमारे प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें ये जो एनसीसी है वो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के तौर पे रखा जाएगा। उसके साथ ही क्या किया जाएगा, जो कृषि महाविद्यालय है, कृषि जो हमारे प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय है वहां पे भी इसको एज अ सब्जेक्ट एक रखा जाएगा ताकि जो ये एनसीसी है उसके जो विद्यार्थी हैं इस काम को इसको
डिटेल में एज अ सब्जेक्ट भी इन चीजों को सीख पाए। ठीक है, एक चीज और देखिए दोस्तों कि 2021 में जगदलपुर के आसना विलेज में क्या बनाया गया था, तो पिछले साल यहाँ बादल एकेडमी का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये बादल एकेडमी क्या करती है बोलेगा तो जो हमारे आदिवासी परंपरा है उनको संरक्षित करने के लिए, उनको अच्छे से कंजर्व करने के लिए बादल एकेडमी का निर्माण किया गया था। अगर बोलेगा बादल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेजेस है। ठीक है, जहां पे हमारे आदिवासी परंपराएं, नृत्य, गाने और भाषाओं को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में अभी सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि जो ये बादल एकेडमी है उसको क्या किया जाएगा, तो उसको पर्यटन हब बनाया जाएगा। ठीक है, इस पर्यटन हब में क्या बनाया जाएगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो स्पेशली जो बस्तर में जो हमारे आदिवासी कल्चर हैं, जो परंपराएं हैं, जैसे उसमें क्या आती है, जैसे कि जो हमारा बस्तर दशहरा है, उस जो बस्तर दशहरा हो जाता है तो उसकी जो चीजें होती हैं, जैसे रथ है, ऐसी जो बाकी चीजें होती हैं उनको अच्छे से संरक्षित किया जाएगा। और साथ ही जो हमारी आदिवासी परंपराएं हैं, आदिवासी जो भी कल्चर फेस्टिवल हैं, उसको क्या किया जाएगा, तो उसको फिल्मांकन भी किया जाएगा, ताकि ये बादल एकेडमी को जो परंपराएं उसको संरक्षित करने के अलावा और भी रोचक बनाया जाए, और जो पर्यटक आएंगे उनके लिए एक अट्रैक्शन का प्लेस भी बनाया जाए। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे प्रदेश में अब राष्ट्रीय गान के साथ अब कौन सा और भी गीत गाया जाएगा, तो राज्य गीत भी गाया जाएगा। कौन है इसके रचयिता बोलेगा तो अरपा पैरी के धार के नरेंद्र देव वर्मा जी इसके रचयिता हैं। ठीक है, कितने मिनट का गाया जाता है बोलेगा तो इस बात को रट लो दोस्तों, 1 मिनट 15 सेकंड का ये गीत है जिसे गाया जाता है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे प्रदेश में कितने इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल हैं, तो अब तक 171 है, जो इस सत्र में 247 कर दी जाएगी। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो एनसीसी है वो कहाँ चालू होने वाला है, तो हमारे विश्वविद्यालयों में और कृषि विश्वविद्यालय में चालू होने वाला है। अगर बोलेगा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, जो हमारे प्रदेश का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि हमारे देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, वो हमारे देश के राजधानी रायपुर में स्थित है। ठीक है, अगर बोलेगा इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1987 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि पर्यटन हब कहाँ बनाया जा रहा है, तो जगदलपुर के आसना में स्थित बादल एकेडमी को पर्यटन हब बनाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या रहा था, तो थर्ड आने के साथ साथ कांस्य पदक, महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारे प्रदेश में बहतराई स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है, तो वह बिलासपुर में स्थित है, जिसमें कई सारे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, उसमें मेजरली कौन सा एक गेम का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो एक दिया जाता है हॉकी का, और है एथलेटिक्स का। ठीक है, और क्या है, आर्चरी का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हॉकी एकेडमी है वहां पे, उस हॉकी एकेडमी में आवासीय बोथ बॉयज और गर्ल्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों रह के वहाँ पे अपना प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, वहाँ पे मैदान की कुछ कमी होने की वजह से अभी हाल ही में क्या निर्णय लिया गया है कि जो यहाँ की जो गर्ल्स हैं उनका जो आवासीय जो प्रशिक्षण है उसको कहाँ शिफ्ट किया जाए, तो उसको हमारी राजधानी रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो हमारा स्टेडियम है हॉकी का इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां पे इन्हें शिफ्ट
किया जा रहा है, जहां पे उनको आवासीय फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर बोलता है कि जो ये स्टेडियम है वो स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये हमारे राजधानी के रायपुर में स्थित है। ठीक है, अगर बोलता है जो बहतराई स्टेडियम है उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसको BR यादव जी के नाम पे रखा गया है। अगर बोलता है ये BR यादव जी कौन है, तो देखिए दोस्तों ये BR यादव जी हमारे प्रदेश के मंत्री रहे हैं और साथ ही ये बहुत जाने माने प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, वर्ष 2022-23 में धान खरीदी का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो कितना रखा गया है, 110 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। अगर बोलता है कि वर्ष 2021-22 में कितना टारगेट था, तो देखिए दोस्तों पिछले साल ये टारगेट 105 लाख मैट्रिक टन था। ठीक है, कितना उपार्जन हुआ बोलेगा तो उपार्जन 105 मैट्रिक टन नहीं हो पाया, तो कितना हुआ, 97.98 लाख मैट्रिक टन का उपार्जन किया गया। कितने किसानों के थ्रू किया गया बोलेगा तो कितने किसानों ने दिया बोलेगा तो 21.77 लाख किसानों से ये उपार्जन किया गया। जो पैडी है, जो धान है, उसको बेचने के लिए कितने किसान पंजीयन कराए थे बोलेगा तो जो पंजीकृत किसान थे वो टोटल 24.28 लाख किसान पंजीकृत अपना कराए थे। तो अगर किसान भाई बहन बोलेंगे कि जब हम पिछले बार पंजीकृत करा चुके हैं तो हमको नया पंजीयन कराने की जरूरत है क्या, तो सरकार बोलती है नया पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो किसान भाई बहन पूछते हैं जो हम अब तक पंजीयन नहीं कराए हैं वो कैसे पंजीयन करा सकते हैं, तो सरकार बोलती है कि 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक आप केंद्र में जाके नया पंजीयन अपना करा सकते हैं और धान को अपने समर्थन मूल्य में आप अपने खेत के धान को समर्थन मूल्य में बेच सकते हैं। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो इस साल 2022-23 का जो खरीफ सीजन है उस खरीफ सीजन के लिए एक और घोषणा की है हमारी राज्य सरकार। तो वो क्या की है कि इस साल के खरीफ वर्ष से हम किस चीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य में लेंगे, तो अब से दलहन को भी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य में लेंगे। तो सरकार का टारगेट कितना है बोलेगा तो 2022-23 में 50 लाख मैट्रिक टन लेने का सरकार का टारगेट है। ठीक है, तो दलहन में क्या क्या लेगी बोलेगा तो सरकार बोलती है दलहन में जैसे कि मूंग अरहर जैसे दलहन फसलों को शुरुआत में लिया जाएगा। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जुलाई महीने के आते ही हमारे प्रदेश में मॉनसून आ गया है और मॉनसून के साथ ही हमारे प्रदेश में कौन सा अभियान चालू किया जा रहा है, तो मॉनसून के आते ही रोका छेका अभियान को चालू किया जा रहा है। तो अगर बोलता है ये अभियान कब से कब तक मनाया जाएगा, तो ये अभियान 10 से 20 जुलाई तक मनाया जाएगा। अगर बोलेगा कि जो ये अभियान है ये रोका छेका क्यों चलाया जाता है, तो देखिए दोस्तों जो हमारे प्रदेश का जो पशुधन है और पशुधन के साथ साथ जो खरीफ की फसलें हैं उन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए ये अभियान चलाया जाता है, ताकि जो हमारे पशुधन हैं वो खेत तक ना पहुंच पाए। तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, जो हमारे पशुधन है उनको गौठानों में संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो हमारे खेत में ना पहुंच पाए और हमारे फसलों को नुकसान ना कर सके। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारे पशुधन है वो इतने दिन तक जब गौठानों में रहते हैं तो इनको देखरेख के लिए, उनकी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए यहाँ पे क्या चलाया जा रहा है, यहाँ पे चिकित्सा शिविर चलाया जा रहा है, ताकि जो हमारे पशुधन है उनके स्वास्थ्य का बेहतर उपचार किया जा सके। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है और जो मानव है उसमें क्या है, अधिकतर टकराव देखने को मिलता है। इसीलिए अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में क्या बन रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहा है। क्या बन रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहां से कहां तक बनाया जा रहा है बोलेगा तो जो अमरकंटक टाइगर रिजर्व है और जो कान्हा का मध्य प्रदेश का कान्हा का नेशनल पार्क है उनके बीच में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारे प्रदेश के कौन से वन मंडल बना रहे हैं बोलेगा तो हमारे प्रदेश के 2 वन मंडल इस काम को
अंजाम दे रहे हैं। कौन कौन से वन मंडल बना रहा है बोलेगा तो एक है मुंगेली और दूसरा है कवर्धा। ये दोनों मिलके इस कॉरिडोर को बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर बोलेगा कितने बजट में ये बन रहा है तो देखिए दोस्तों, टोटल इसको शुरुआत में 20 करोड़ का बजट दिया गया है। ठीक है, अगर बोलेगा इसको क्यों बनाया जा रहा है तो देखिए दोस्तों, जब दो जंगलों के बीच का जो रास्ता है उसमें कभी कभी जब कटाई हो जाती है, जब डिफोरेस्टेशन हो जाता है, तो वहां के जो जानवर हैं वो जब बाहर निकल के आते हैं, उनको जंगल नहीं मिलता है, तो कभी कभी वो आवासीय क्षेत्र में भी घुस जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारे जनता है उनको काफी नुकसान होता है। इसीलिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि जो हमारे जंगली जानवर हैं उनको दोनों जंगलों के बीच में एक सेफ पैसेज दिया जा सके। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। 2022-23 में धान की कितनी खरीदी का लक्ष्य रखा गया है तो 110 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को रट लो दोस्तों कि 2021-22 में कितना उपार्जन हुआ तो 97.91 लाख मैट्रिक टन का उपार्जन हुआ। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि 2022-23 से जो दलहन फसलें हैं उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदना जा रहा है उसके लिए टारगेट कितना रखा जा रहा है तो 50 लाख मैट्रिक टन का टारगेट रखा गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि रोका छेका का अभियान कब से कब तक चलेगा तो ये 10 से 20 जुलाई 2022 तक इसे चलाया जाएगा। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना रहा है उसको कौन से दो वन मंडल मिलके बना रहे हैं तो मुंगेली और कवर्धा मिलके इस कॉरिडोर को बना के अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ अपन देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट किस जिले में शुरू किया जा रहा है तो कहां शुरू किया जा रहा है, गौरेला पेंड्रा मारवाही में इसे शुरू किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, गौरेला पेंड्रा मारवाही में दो प्रोग्राम चालू हो रहा है, एक का नाम है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट और दूसरे का नाम है मोर आखर प्रोग्राम। क्या है, दूसरे का नाम है मोर आखर प्रोग्राम। तो अगर बोलते हैं स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है तो देखिए दोस्तों, जिले के प्राथमिक स्कूलों में इस प्रोग्राम को चालू किया जा रहा है ताकि जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई के साथ साथ जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसको भी डेवलप किया जा सके। ठीक है, अगर बोलता है जो मोर आखिर प्रोग्राम है, मोर आखिर प्रोग्राम क्या है तो देखिए दोस्तों, अभी जो कोविड का जो 2 साल का पीरियड था उसके बाद जब स्कूलें चालू हुई हैं तो उसमें ये देखने को मिला है क्योंकि बच्चों को स्कूल से गैप हो गया है, पढ़ाई से गैप आ गया है, इसलिए उनके जो पढ़ने लिखने की क्षमता है उसमें काफी गिरावट आई है। तो इसीलिए मोर आखिर प्रोग्राम के तहत जो पढ़ने लिखने की क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है इसी में ही एक नया प्रोग्राम का स्टार्ट हो रहा है। कौन सा नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है बोलेगा तो कौशल केंद्र को डेवलप करने का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बोलेगा ये कौशल जो केंद्र है उसको कौन डेवलप कर रहा है तो देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है जो कि अमरकंटक की यूनिवर्सिटी है, उस अमरकंटक यूनिवर्सिटी है उसके तहत एक कौशल केंद्र डाला जा रहा है गौरेला पेंड्रा मारवाही में, ताकि जो वहाँ की यूथ है, जो वहाँ के जवान लोग हैं, उनको एक बेटर कौशल देके उनको व्यवसाय में धीरे से लगाया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए क्या हुआ है, इसी के लिए जो हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बीच में क्या हुआ है तो दोनों के बीच में MOU कराया गया है ताकि ये कौशल केंद्र को जल्द से जल्द डाला जाए। ठीक है, एक चीज और देखिए दोस्तों कि जो केंद्र की सरकार है, जो कि केंद्र की शासन है, उस केंद्र शासन में जो हमारी मिनिस्ट्री एक है, कौन सी मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। जो हमारा जो मंत्रालय है, जो वन पर्यावरण और जो जलवायु परिवर्तन का जो मंत्रालय है, वो मंत्रालय क्या कर रही है, जो हमारे आजादी का अमृत महोत्सव है उसको स्पेशल बनाने के लिए क्या कर रही है, हमारे देश के टोटल 75 नगर वनों का
नगर वनों का चिन्हांकन किया गया है। ठीक है, इन नगर वनों को चिन्हांकित करके इसको कंजर्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो टोटल 75 वन है, अगर बोलता है इसमें से छत्तीसगढ़ में किसको चिन्हांकित किया गया है, तो साउथ कोंडागांव के एक नगर पालिका के नगर वन को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, अगर बोलेगा ये नगर वनों को चिन्हांकित क्यों किया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, जो नगर पालिका के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो अधिकतर काट दिए जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है, इन नगर वनों को सुरक्षित करने के लिए, अवेयरनेस के लिए इन 75 नगर वनों का चिन्हांकन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट और मोर आखिर प्रोग्राम है वो कौन से जिले में स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे नए नवेले गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, कि कौशल केंद्र कहाँ डाला जा रहा है बोलेगा तो इस बात को रट लो दोस्तों, गौरेला पेंड्रा मारवाही में डाला जा रहा है। ठीक है, अगर बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के मंत्री कौन है, तो ये हमारे राजस्थान के भूपेंद्र यादव जी इसके मंत्री हैं। ठीक है, अगर बोलेगा 75 में छत्तीसगढ़ के कौन से नगर वन को सेलेक्ट किया गया है, तो साउथ कोंडागांव के नगर वन को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, पी दयानंद जी को नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, जो रीना कंगाले जी हैं वो हमारी वर्तमान की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रही हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो ये रीना कंगाले जी हैं ये मैटरनिटी लीव पर गई हैं, इसीलिए जो हमारा नया निर्वाचन पदाधिकारी किसको बनाया गया है, पी दयानंद जी को बनाया गया है। ठीक है, अगर बोलता है ये सुहानी मित्रा जी कौन है, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में हुए मिस छत्तीसगढ़ 2022 में इन्हें विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, हाल ही में एक बुक का विमोचन किया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधर कश्यप जी। कौन थे, क्या बुक का नाम है, पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधर कश्यप जी। ठीक है, तो उनका हाल ही में विमोचन कहाँ किया गया है, उनका हाल ही में विमोचन बिलासपुर में हमारे सीएम साहब के द्वारा किया गया है। अगर बोलेगा ये रामाधर कश्यप जी कौन है, तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जब मध्य प्रदेश की जो विधानसभा था, मध्य प्रदेश के विधानसभा में ये छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए वहां पे पर्चा फेंक के अपना विरोध जताया था, इसीलिए उनको कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन उसके बाद वो काफी चर्चा में आए थे। ठीक है, लेकिन इसीलिए उसके बाद जब छत्तीसगढ़ एक नया प्रदेश बन गया, तब उन्हें राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया था। अगर बोलेगा कहाँ के निवासी थे, तो हमारे वो बिलासपुर के निवासी थे। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारा नया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो पी दयानंद जी को नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो रामाधर कश्यप जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो हमारे प्रदेश के बिलासपुर के वो रहने वाले थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, लघु वनोपज के उपार्जन में छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है, तो कौन सा रैंक है, छत्तीसगढ़ इसमें टॉप है, छत्तीसगढ़ का रैंक 1 है। देखिए दोस्तों, 2018 में टोटल 7 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में उपार्जन हुआ करता था, लेकिन ये 2022 के आते आते टोटल 65 आइटमों का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया जाता है। यही एक रीजन है क्योंकि इतने आइटमों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में उपार्जन किया जाता है, इसीलिए देश का 74% जो लघु वनोपज है वो कहां से उपार्जित होता है, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ से उपार्जित होता है। अगर हम बात करें, सिर्फ तेंदुपत्ता की बात करें तो देश का 17% उपार्जन कहां से होता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ से इसका उपार्जन होता है। ठीक है, अगर बोलता है जो तेंदुपत्ता है
तेंदुपत्ता में कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है सरकार, तो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता संग्राहकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रदेश की सरकार है वो हमारे बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी के नाम से जो तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक कल्याण के लिए एक योजना चला रही है। ठीक है, ये योजना किस लिए चला रही है कि जो हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक भाई बहन हैं उन लोगों को जो भी समस्याएं होती है या जो भी उनके सेफ्टी के लिए ये योजना को चलाया जा रहा है ताकि उनको बेटर से बेटर सुविधा प्रोवाइड की जा सके। अगर बोलता है हमारे प्रदेश में तेंदुपत्ता के कितने संग्राहक हैं, तो पिछले साल हमारे प्रदेश में 13.5 लाख जो लघु अनुपज जो तेंदुपत्ता है उसके संग्राहक हमारे प्रदेश में थे। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, हाल ही में ऊर्जा का एक रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ को ऊर्जा बचत के लिए सेकंड रैंक दिया गया है। अगर बोलेगा क्यों सेकंड रैंक दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो 44 इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने मिलके 21.97 लाख टन ऑयल के बराबर जो ऊर्जा है उसका बचत किया है। 21.97 लाख टन ऑयल के बराबर एनर्जी को सेव किया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से 6.67 लाख जो कार्बन एमिशन है उसकी बचत हुई है। इतना जो 6.67 लाख कार्बन एमिशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कम रिलीज हुआ है। ठीक है, ये कौन कैलकुलेट करता है, ये कैसे कैलकुलेट होती है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंदर एक एजेंसी आती है, उसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसको हमारे देश में एनर्जी को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए, कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से यूज किया जाए, इसलिए इसे बनाया गया था। अगर बोलेगा इसको कब बनाया गया था, तो इसको सन 2002 में बनाया गया था। तो ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसका एक प्रोग्राम है, उसके तहत ये क्या बोलती है, उसके तहत ये बोलती है परफॉर्म HE एंड ट्रेड। ठीक है, उसका मतलब है PAT। इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बोला जाता है कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करिए और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को सेव करिए, और जो एनर्जी को आप सेव करोगे उससे हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और उस सर्टिफिकेट को आप ट्रेड करिए, मार्केट में बेचिए और उससे आपको मॉनेटरी फायदा दिया जाएगा। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों कि हाल ही में एक मेडिकल रिपोर्ट जारी हुआ है, उसके तहत जो हमारा रायपुर का एम्स है उसको 31st रैंक दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ ही जो सबसे सस्ती पढ़ाई होती है, जो हमारे देश में सबसे सस्ती पढ़ाई के लिए सिर्फ एम्स के जो जितने भी एम्स हैं उनमें जो रैंक है हमारे रायपुर एम्स का, उसको 4th रैंक दिया गया है। ठीक है, अगर बोलता है जो एम्स है, एम्स का संचालन कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, ये ऑटोनोमसली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो कि केंद्र की मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये ऑटोनोमसली अपना कार्य करती है। ठीक है, अगर बोलता है कि केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, तो ये मनसुख मंडावी जी इसके मंत्री का पदभार इनके पास है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि जो हमारा रायपुर एम्स है, अगर वो बोलेगा उसको कब खोला गया था, तो इसे 2012 में खोला गया था। ठीक है, इसके साथ एक और रिपोर्ट देखिए दोस्तों, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा निकाला गया है। वो किसके लिए निकाला गया है कि जो उत्सव पोर्टल बनाया गया था उसमें जो प्रदेश हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस में उनको रैंक किया गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रैंक किसका आया है, तो महाराष्ट्र का बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए फर्स्ट रैंक आया है।
छत्तीसगढ़ का कितना रैंक आया बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का इसमें 8th रैंक आया है। अगर बोलता है कि उत्सव पोर्टल है क्या, तो देखिए दोस्तों, क्योंकि जब 2020 में जब कोविड आया था तो इसीलिए जो दर्शक हैं, वो जो पर्यटक हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसीलिए 2021 में इस पोर्टल को बनाया गया था ताकि हमारे देश की जितनी भी प्रमुख मंदिरें हैं, जितने भी प्रमुख टेम्पल हैं, वहां पे लाइव जो आरती होती है उसका लाइव प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जो पर्यटक हैं वो इसे अपने घर से ही बैठ के देख सकें। ठीक है, ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक आया है लघु वनोपजों के उपार्जन के लिए, तो छत्तीसगढ़ का पहला रैंक आया है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो तेंदुपत्ता है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो 4000 प्रति बोरा न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके लिए कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है बोलेगा तो महेंद्र कर्मा जी के नाम से वो स्कीम चलाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ऊर्जा सेविंग है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना रैंक आया है, तो छत्तीसगढ़ का 2nd रैंक आया है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो कब बनाई गई थी, तो 2002 में इसे बनाई गई थी। अगर बोलेगा केंद्र में मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है, तो आर.के. सिंह जी इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारा एम्स रायपुर है उसका कितना रैंक आया है, तो उसका 31st रैंक आया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी इसके मिनिस्टर हैं। इस बात को रट लो दोस्तों कि उत्सव पोर्टल में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना आया है, तो उत्सव पोर्टल में छत्तीसगढ़ का रैंक 8वां आया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ राज्य किस नीति को लागू करने वाला 21वां राज्य बन गया है, तो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करके 21वां राज्य बन गया है। ठीक है, इसका एम क्या है बोलेगा तो इस पॉलिसी का सबसे बड़ा एम है कि जो प्रदेश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्हीकल को चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसको मजबूत किया जाए। और क्या किया जाए, तो और ये उद्देश्य है कि जो प्रदेश के वाहन हैं जो कि अभी फॉसिल फ्यूल से चल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द या तो हाइब्रिड किया जाए या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसे कन्वर्ट किया जाए। तो इस पॉलिसी का लक्ष्य क्या रखा गया है बोलेगा तो इस पॉलिसी में टारगेट ये रखा गया है कि आने वाले 5 साल में कम से कम 4 लाख वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल के हमारे प्रदेश में हो जाएं। ठीक है, इसीलिए जो पॉलिसी बनाई गई है, पॉलिसी में क्या क्या फायदा दिया हो गया है, क्या क्या इंसेंटिव दिया गया है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये फायदा दिया गया है कि आपको जो प्लांट मशीनरी है, प्लांट मशीन्स हैं, उन सब में 25% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और खरीदने वाले को क्या फायदा दिया जाएगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों, सरकार बोलती है कि जो खरीदार रहेगा उसको 2 चीज की छूट दी जाएगी। एक तो पंजीयन शुल्क का छूट दिया जाएगा और दूसरा रोड टैक्स में इन्हें छूट दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आगे एक और पॉलिसी देखते हैं। हमारे प्रदेश में राज्य मछुआ नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। ठीक है, इस मछुआ नीति के तहत क्या किया गया है कि जो हमारे प्रदेश के जितने भी मछुआरे हैं उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि वो जो मछली पालन है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों कि जो मछली होता है वो जो मछली पालन है उसे राज्य ने हाल ही में कृषि का दर्जा दे दिया है। ठीक है, अगर बोलोगे कि जो कृषि का दर्जा देने से क्या फायदा है, तो देखिए दोस्तों, जो कृषि के किसानों को जो फायदा होता था, जैसे कि बिना ब्याज का ऋण उनको मिल जाता है, और क्या मिलता है, और जो बिजली होती है, जो बिजली शुल्क में जो छूट होता है वो भी कृषक भाई बहनों को मिलता है। तो उसी तर्ज पर अब जो मछली पालन के जो कृषक हैं उनको भी ये सब सुविधाएं मिल पाएगी। ठीक है, अगर बोलता है जो ये मछुआरे भाई बहन है वो किस समाज से नाता रखते हैं, तो ये निषाद समाज से नाता रखते हैं। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, इस समाज से एक बहुत ही फेमस हमारे प्रदेश की महिला आती हैं, उनका नाम है बिलासा
बिलासा बाई केवटिन जी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इनकी मेमोरी पे राज्य में राज्य अलंकरण अवार्ड में बिलासाबाई केवटिन जी के नाम पे मछली पालन में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनको अवार्ड भी दिया जाता है। एक बात और देखिए दोस्तों, यही बिलासाबाई केवटिन जी हैं जिसके नाम से बिलासपुर सिटी का भी नाम रखा गया है। ठीक है, और यही बिलासाबाई केवटिन जी हैं जिसके नाम से हाल ही में बने बिलासपुर के एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो मछुआ कल्याण बोर्ड है, अगर बोलता है इस मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो MR निषाद जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारा प्रदेश है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो 21वां राज्य बन गया है। इस पॉलिसी का टारगेट 5 साल में कितना है बोलेगा तो 4 लाख वाहनों को लाने का टारगेट है। इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारी सरकार प्लांट और मशीनरी में कितना % अनुदान दे रही है, तो 25% अनुदान दे रही है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कृषि का दर्जा किसको दिया गया है, तो मछली पालन को छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो बिलासाबाई केवटिन जी के नाम पे इसे रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक स्वावलंबी गौठाने हैं? तो कौन से जिले में सबसे अधिक है, तो रायगढ़ जिले में सबसे अधिक स्वावलंबी गौठाने हैं। देखिए इस बात को समझिए दोस्तों कि हमारे प्रदेश में एक सुराजी गांव योजना नाम का एक मिशन चलाया जा रहा है ताकि प्रदेश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जा सके। तो इस जो सुराजी गांव योजना है इसके 4 कंपोनेंट है। तो क्या है, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। ठीक है, तो इसमें जो गरवा वाला कंपोनेंट है, गरवा वाले घटक के लिए क्या बनाया जा रहा है, गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो पशु हैं हमारे, जो पशुधन है उसको बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि जो गौठाने हैं कितना गौठान बनाने का टारगेट है, तो हमारे प्रदेश में 10,624 गौठाने बनाने का टारगेट है, जिसमें से कंप्लीट कितना हो गया है बोलेगा तो टोटल इतने गौठानों में से 8,408 गौठानों का निर्माण कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो 8,408 जो गौठाने जो कंप्लीट हो गई हैं, इन्हीं में से 3,089 जो गौठाने हैं उसे स्वावलंबी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्वावलंबी का मतलब समझिए कि जो ये गौठाने हैं, गौठाने में क्या प्रक्रिया होती है, तो जो गौ पालक होते हैं वो क्या करते हैं, वो गोबर को इकट्ठा करके वो किसको देते हैं, तो जो हमारी गौठाने हैं वहां गोबर को दिया जाता है। ठीक है, उसके बदले जो गौ पालक है उनको क्या मिलता है, तो गौठानों से इनको 2 रुपए पर केजी के हिसाब से गोबर का मूल्य मिलता है। ठीक है, ये गौठाने में कौन होती हैं, तो ये गौठाने में हमारे स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होती है, जो क्या करती हैं, यहाँ इस जो गोबर है उसको वर्मी कंपोस्ट बनाती है, उसको दिया बनाती है और भी काफी सारे चीज इस गोबर का बनाया जाता है। तो जो ये वर्मी कंपोस्ट है, इसी वर्मी कंपोस्ट को फर्टिलाइजर के रूप में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको बेच दिया जाता है। तो ये फर्टिलाइजर का मूल्य कितना मिलता है गौठानों को, तो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से इनको इसका मूल्य दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ हेल्प, अब तक क्या होता था, जब गौठानों को नया बनाया गया था तो ये जो गोबर को देने का लागत होता था इसको कौन देता था, तो इसको जो सरकारें हैं, जो हमारी राज्य सरकार है, ये जो गौठाने उनको सपोर्ट करती थी और जो गोबर का लागत मूल्य इसको देने में हेल्प करती थी। लेकिन स्वावलंबी हो गई है वो गौठाने, उसका मतलब क्या है कि अब जो सरकार है उसकी आवश्यकता इन गौठानों को नहीं है और अब जो ये इन चीजों से जो पैसा कमाती है उसी से ही गौ पालकों को गोबर का भुगतान
किया जाता है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, हाल ही में ये जो 2 रुपए पर केजी है, इसको हमारी केंद्र शासन का प्रस्ताव है कि इसे 5 रुपए पर केजी के हिसाब से कर दिया जाए। ठीक है, तो ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक स्वावलंबी गौठाने कहाँ हैं, तो रायगढ़ जिले में 279 सबसे ज्यादा स्वावलंबी गौठाने हैं। सेकंड लार्जेस्ट सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो राजनांदगांव में 225 स्वावलंबी गौठाने हैं। ठीक है, अगर बोलेगा टोटल कितने गौठाने बनाने का लक्ष्य है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, 10,624 टोटल गौठाने बनाने का लक्ष्य है। इस बात को रट लो दोस्तों कि अभी कितने गौठाने स्वावलंबी हुई है, तो 3089 गौठाने अभी स्वावलंबी हुई है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका रेट क्या है, तो 10 रुपए पर केजी इसका रेट है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों, अभी गोबर का कितना रेट है, तो 2 रुपए पर किलो अभी गोबर का रेट है। ठीक है, चलो इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पेशा नियम के मसूदे के अनुसार अनुसूचित जनजाति समुदाय से प्रतिनिधित्व का न्यूनतम प्रतिशत क्या है, तो कितना न्यूनतम प्रतिशत रहेगा, कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति के लोग उसमें होने चाहिए। ठीक है, अगर बोलता है कि ये पैसा का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए दोस्तों, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया है। ठीक है, ये कब बनाया गया था बोलेगा तो देखिए दोस्तों, एक भूरिया कमेटी थी, जो भूरिया कमेटी थी उस कमेटी के रिकमेंडेशन में इसे 1996 में बनाया गया था। अगर बोलेगा क्यों बनाया गया था, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, पंचायती राज एक्ट बनाया गया था, उसको जो ये शेड्यूल्ड एरिया है, जो हमारे देश के शेड्यूल्ड 5 एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, जो अनुसूचित जो 5 में जो एरिया है उसमें जो पंचायती राज है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इंप्लीमेंट जब नहीं किया गया था, उसी लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये पैसा एक्ट बना के एक मॉडल एक्ट बना दिया और ये राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वो अपने राज्य के हिसाब से इस पैसा एक्ट को लागू कर सके। ठीक है, तो ये कितने राज्यों के लिए बनाया गया था, जो शेड्यूल्ड 5 एरिया है वो कौन कौन से एरिया हैं बोलेगा तो ऐसे हमारे देश में टोटल जो 10 एरिया हैं वो शेड्यूल्ड 5 एरिया के अंदर में आते हैं। कौन कौन सा आता है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा मध्य प्रदेश, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां उड़ीसा, आठवां तेलंगाना, नौवां है आंध्र प्रदेश और 10वां है झारखंड। ठीक है, तो इन 10 प्रदेशों में अब तक 6 प्रदेशों ने पैसा एक्ट को अपने प्रदेश पे लागू कर लिया है। तो जो छत्तीसगढ़ है ऐसा 7वां प्रदेश है जो इस एक्ट को लागू कर रहा है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, तो पैसा एक्ट के बनाने से क्या होता है, उसके पावर्स क्या हो जाते हैं, तो पैसा एक्ट से जो हमारी ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा है वो काफी पावरफुल हो जाती है। उसको कौन कौन सा पावर मिल जाता है बोलेगा तो जैसे कि जो ग्राम पंचायत की जमीन है उनको लीज में देने का अधिकार केवल ग्राम सभा के पास आ जाता है। और कौन कौन सा अधिकार आता है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो गौड़ मिनरल्स होते हैं, जो माइनर मिनरल्स होते हैं, उसके जो खनन और उत्खनन है उसका भी अधिकार हमारे ग्राम सभा को ही मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का यहीं पे खत्म करते हैं और फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते अगले समसामयिकी के साथ। जय हिंद।